Hello students, welcome to Study Khazana, and as we are discussing the chapter the US hegemony in world politics, उस चैप्टर को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जो भी टॉपिक हमारे बचे हुए आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस थोड़ा रिकैप्चुलेशन करना चाहूँगी। यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम पहले ही जो है इस बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो यूएस की हेगेमनी है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कब से विजिबल हुई थी। और ये मैंने आपको पहले प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने बताया कि यूएस हेगेमनी जो है वो 1945 से ही विजिबल होनी शुरू हो गई थी, बट जो उसकी डिक्लेरेशन है, जो उसका एविडेंस है, वो 1991 के बाद विजिबल हुआ, जब जो सेकेंड वर्ल्ड पावर थी यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हुई। ठीक है, ये हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो चैप्टर्स हैं ये सीक्वेंस में चल रहे हैं और सेकेंड चैप्टर में जो इवेंट्स खत्म हुए उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही ये थर्ड चैप्टर है। और यूएस की हेगेमनी कैसे शुरू हुई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे शुरू हुआ, उसमें हमने फर्स्ट गल्फ वॉर पढ़ी, उसके अंदर हमने इराक इन्वेजन पढ़ा। आज हम स्पेसिफिकली ये पढ़ेंगे कि मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ यूएस हेगेमनी, बट यूएस हेगेमनी या व्हाट इज हेगेमनी एक्चुअली मीन। हेगेमनी मतलब होता क्या है। ओके, हेगेमनी समथिंग यू कैन से दैट इन्फ्लुएंस ऑफ वन कंट्री, वन पावर ओवर द अदर। ओके, हेगेमनी कई तरीके से हो सकती है, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चर। ओके, पर ज़्यादातर जब हम अपने हिस्टोरिकल पेजेस को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हेगेमनी के अंदर ज़्यादातर सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंशन आती है, जिसके अंदर आप मिलिट्री स्टेप्स लेके या वॉर करके या अटैक करके जो है चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हेगेमनी बेसिकली मीन्स दैट it is a type of strategy or the steps adopted by the country to take over the another country. Okay, in today's scenario we see hegemony in 3 ways. We see hegemony political, we see hegemony military and we see hegemony in cultural scenario. Okay, यही हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो हमने एंद्रे और जाबू की जो है स्टोरी हमने डिस्कस करी थी, जो इनकी हार्ड, सॉफ्ट और यू कैन से दैट पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री जो है हेगेमनी के बारे के एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ या एविडेंस हमें देता है। ठीक है, यही हम इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वी कैन से दैट हेगेमनी मीन्स दैट द पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल क्लाउड एंड अ कल्चरल सुपीरियरिटी। कुछ ऐसा जो है एनवायरनमेंट बन जाता है जो हर तरीके का जो सेक्शन है वो उसको फॉलो करने लगता है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हों, चाहे कल्चर की बात करें, एवरीवन स्टार्ट फॉलोइंग देम। वो हेगेमनी कहलाता है। ओके, हेगेमनी जो है आई थिंक जब हम हेगेमनी की बात करते हैं तो जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा जो है यूएस सबसे पहले आता है। जब भी मैं हेगेमनी की या डोमिनेशन की बात करती हूँ या सुपीरियरिटी की बात करती हूँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो मेरे दिमाग में बार बार यूएस ही आता है। ठीक है, तो यही बेसिकली उसी को ही प्रूफ करने के लिए, यूएस की हेगेमनी को प्रूफ करने के लिए हम पहले हेगेमनी का मतलब समझाएंगे। हेगेमनी कैसे कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मिलिट्री हेगेमनी हो सकती है। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेगेमनी कई बार आप उसको हेजेमनी भी सुनेंगे, कई बार इसको हेगेमनी भी सुनेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो हेगेमनी का जो कंसेप्ट है, जो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो तभी से ही शुरू हो गया था या तभी से विजिबल हो गया था जब वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया था। यूनिपोलर क्यों हुआ था ये हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिपोलर क्यों हुआ, अमेरिका ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी यूएसएसआर के साथ, अमेरिका ने कोई अलायंस नहीं बनाया, या अलायंस तो बनाया पर कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या जो सीक्रेट जो है मिशन नहीं चलाया गया यूएसएसआर को वीक करने के लिए। यूएसएसआर के अंदर खुद ही कुछ डोमेस्टिक क्राइसिस थे, खुद ही इकोनॉमिक वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट हुआ।
और इवन हमने ये भी पढ़ा कि यूएसएसआर के खुद के अलायंस जो रिपब्लिक थे वो वेस्ट को फॉलो करना चाहते थे, तो वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो गए वो और डिसइंटीग्रेट हो गए। ओके, तो यूएस का जो एविडेंस था हेगेमनी का वो विजिबल था 1945 से ही, चाहे जापान पे बॉम्ब ड्रॉप करने की बात हो रही हो, चाहे मिलिट्री का बजट की बात की जा रही हो, या यूएन में यूएस के रोल की बात की जा रही हो, एवरीथिंग वाज विजिबल इंटरनेशनली कि कौन कितना सुपीरियर है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही प्रिडिक्ट हो चुका था कि दैट यूएसएसआर विल गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड और ज़्यादा लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाएगी, और यूएसएसआर के बाद जो सेकंड या जो ओनली पावर विल गोइंग टू बी लेफ्ट विल बी ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो खैर ये तो स्टोरी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और मेरे को लगता है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। अब जो सेकंड आफ्टर हेगेमनी को डिस्कस करने के बाद, हेगेमनी को, इन्फ्लुएंस को डिस्कस करने के बाद 3 टाइप्स ऑफ हेगेमनी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेगेमनी एज हार्ड पावर। ओके, हार्ड से ही क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग वेपन्स। ओके, हार्ड से ही क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग वेपन्स, यानी कि यू आर यूजिंग वेरियस अटैक्स एंड स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू लेट डाउन अदर इकोनॉमी एंड टू overcome other economy by military attack or by doing bombarding or using various weapons against the economy। ठीक है, हार्ड के अंदर सिर्फ वॉर का ही कंसेप्ट या अटैक का ही कंसेप्ट जो है सामने आता है, और इसमें बताया गया है कि यूएस की जो हेगेमनी है, हार्ड हेगेमनी जो है वो तभी से ही विजिबल हो गई थी जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी और इराक पर अटैक किया गया कुवैत के लिए, फिर उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान पर अटैक किया गया और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हमने पढ़ा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हमने पढ़ा, ऑपरेशन इराकी जो है फ्रीडम के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टार्टिंग में तो अमेरिका ने हार्ड हेगेमनी से अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करी, जैसे कि इसमें जापान पे जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया वो भी एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल है। उसके बाद कुवैत को बचाने के लिए जो यूएस ने एक मैसिव ट्रूप जो बनाया था जिसके अंदर जो मैक्सिमम सोल्जर्स थे वो यूएस के थे, हालांकि वो यूएन ने जो है प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, उसको लीड किया था, लेकिन उसमें जो यूएस का रोल था वो विजिबल है। तो जो सदाम हुसैन की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की गई, जिसमें यूएन जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था अटैक करने के लिए, पर अमेरिका ने उसको इनिशिएट लिया और जो उस पर अटैक किया। तो ये अपने आप ही हार्ड हेगेमनी को शो करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे 9/11 का इवेंट डिस्कस किया था जिसमें अमेरिका ने जो भी सस्पेक्ट थे जो उनको लग रहा था अलकायदा से रिलेटेड है और अलग अलग एशिया के अलग अलग पार्ट से जो है उन सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, ग्वांटामो बे में उनको रखा, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और कोई भी इवन यूएन भी जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाई कि भाई जो आप ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो ये एक हार्ड हेगेमनी के एविडेंसेस को प्रूव करता है। ठीक है, तो यूएस जो है वो जो है मिलिट्री वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल जो है हमने डिस्कस किए हैं और जो है उसके बाद से बताया गया है कि जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है यूएस की वो आउट ऑफ रीच है और कोई भी उससे मैच नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर के पास बहुत ही वेल इक्विप्ड मिलिट्री वेपन्स है बट नॉट बेटर देन यूएस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइटर पहले से ही बुक के अंदर एविडेंट कर चुका है। ये मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रही जो मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रही हूँ, ये पॉलिटिकली या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले से ही एविडेंट है। ठीक है, उसके बाद से बताया गया है कि इसमें इराकी इन्वेजन की बात की गई है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अच्छा, जो ख़ास बात अमेरिका की जो हार्ड हेगेमनी में आती है वो ये है कि जो यूएस जो है, the US is a country that spent more on its military capabilities than the next 12 power combined। मतलब जो
12 कंट्रीज़ का। इसमें एक जो है कार्टून भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, दिस इज़ अ कार्टून दैट इज़ विजिबल इन योर बुक ऑल्सो। एक तरफ ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ जो है जो मिसाइल दिखा रखी है, जो अमेरिका का जो है बजट दिखा रहा है, और दूसरी तरफ जो है इन कंट्रीज़ का नाम विजिबल नहीं है, ये आपको अपनी एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तो जहाँ 12 कंट्रीज़ मिलके एक बजट तैयार करती है मिलिट्री के लिए, वो अकेले यूएस जो है उस पर स्पेंड करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस का जो मिलिट्री कैपेसिटी होगी वो कितनी इक्विप्ड होगी। ओके, सो तो मिलिट्री जो यूएस की जो हार्ड हेगमनी है, ये वर्ल्ड प्रूव्ड है कि जो यूएस जो भी मिलिट्री के लिए करता है वो एक्सेप्शनल है। उसके बाद जो बजट जो है मिलिट्री रिसर्च के लिए जो है, ज़्यादातर जो बजट है वो मिलिट्री रिसर्च और वेपन्स डेवलपमेंट में जो है स्पेंड किया जाता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड बजट है उसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च वर्क पे स्पेंड किया जाता है, ताकि हर चीज़ को अपग्रेड रखा जाए। ठीक है, तो जो मिलिट्री और जो वेपन का गैप है अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ का, वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ओके, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये आपके जो है एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल है। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी आप अपने पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो येस, एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो कंटेंट आप पढ़ेंगे या याद करेंगे, अगर वो एनसीईआरटी से ही बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होगा, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होगा, तो यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। ओके, उसके बाद से बताया गया है कि the US has not been able to force the Iraqi people into submitting to the occupation of the forces to the US-led coalition. Actually में हम एक जगह तो हार्ड हेगेमनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है बेसिकली एक हार्ड हेगेमनी के अंदर एक इसके अंदर वीकनेस दी है यूएस की। वो ये है कि जो अमेरिका ने जितने भी अटैक किए हैं, ठीक है, या इसमें एक इराकी एग्जाम्पल दिया है कि कभी भी किसी कंट्री को कन्विंस नहीं कर पाया कि वो पूरी तरीके से अमेरिका को सरेंडर कर दे, या अमेरिका ने पूरी तरीके से अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली हो। चाहे इराक की बात करें, चाहे अफ़गानिस्तान की बात करें, चाहे कहीं की भी बात करें, कभी भी अमेरिका जो है इस हद तक कन्विंस नहीं कर पाई जो अटैकिंग कंट्री पे कि वो पूरी तरीके से उनको सबमिट करे या पूरी तरीके से सरेंडर कर दे। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि अगर आप हार्ड हेगेमनी कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग अ हार्ड हेगेमनी, तो स्टूडेंट्स हम लोग मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो हार्ड हेगेमनी है उसके अंदर बेसिकली जो जब हार्ड हेगेमनी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मतलब कुछ फीचर्स हैं, प्रेवेलेंट फीचर्स हैं, अगर आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप हार्ड हेगेमनी स्प्रेड करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें बोला गया है कि imperial powers through history have used military forces to accomplish only 4 tasks. जब भी मिलिट्री हेगेमनी होती है, जब भी हार्ड हेगेमनी होती है, तो 4 चीज़ों को अकम्प्लिश करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट, टू कॉन्कर, टू डिटर, टू पनिश एंड टू पुलिस। कॉन्कर मतलब कैप्चर करना, उसको पावर कंट्रोल करना। डिटर मतलब रोकना, अगर कोई भी एग्रेसिव एक्शन रिटर्न में आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करना। पनिश करना, उसको पनिश करना, उसको कई तरीके होते हैं पनिश करने के। आपने उसके ऊपर कोई कंसेशंस लगा दिए, उसके ऊपर कोई जो है फीस लगा दी, आपने उनको जो है बोला कि आपको ये कंपनसेशन देना पड़ेगा, या उनकी जो है कोई सर्विसेज आपने जो है बैन कर दी, या जो है उनकी जो लीडर है उसको गवर्नमेंट से हटा दिया। उसके बाद पुलिस यानी कि सुपरवाइज करना कि जो भी चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करी थी जिसकी वजह से आपने अटैक किया था वो दोबारा से तो नहीं विजिबल हो रही है, एंड ऑल दैट। तो जब भी आप मिलिट्री हेगेमनी करेंगे, मिलिट्री
जो है मिलिट्री हेगेमनी करेंगे या हार्ड हेगेमनी करेंगे, तो हर कंट्री इन बातों का ध्यान रखेगी। पहले तो कॉन्कर करेगी, फिर रोकेगी, फिर पनिश करेगी और उसके बाद सुपरवाइज करेगी कि कोई दोबारा से जो है कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ रहा जो आपके अगेंस्ट जो है आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो खैर अमेरिका ये सब चीज़ों में जो है कैपेबल है और अमेरिका को जो है, अमेरिका के पास पूरी कैपेसिटी है टू कॉन्कर, और उसका जो डिटर और पनिश का जो तरीका है वो विजिबल है। ऐसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, ये बेसिकली जो है ये ऐसे एविडेंट एग्जाम्पल हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो है अमेरिका जो है, अगर अमेरिका से कोई टक्कर लेगा तो वो अपने आप ही उसको जो है रोक देगा और अपने आप ही उसको जो है पनिश कर देगा। उसके लिए किसी भी कोलिशन की, उसको कोई भी सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस एक वीकनेस जो है मैंने आपको बताई है कि हार्ड हेगेमनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक ही चीज़ है कि अमेरिका जो है जितने भी जगहों पे उसने अटैक किया, स्पेशली इराक का एग्जांपल दिया है, इराक पे अटैक तो किया लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने सरेंडर नहीं किया, और जहाँ जहाँ अमेरिका ने अटैक किया वहाँ पे बाद में डिटर तो किया, पर पुलिसिंग में, सुपरविजन में थोड़ी बहुत कमियां नज़र आई और ऐसा लगा कि बस बाद में उसको छोड़ दिया गया अपने हालात पे। ठीक है, तो ये दो कमियां जो है हार्ड हेगेमनी में हमें देखने को मिलेंगी। दिस इज़ अबाउट द हार्ड हेगेमनी। हार्ड हेगेमनी ओनली टॉक्स अबाउट द मिलिट्री एक्सपेंशन। और जब आप आंसर लिखेंगे तो हार्ड हेगेमनी के अंदर आप ये बताएंगे कि हार्ड हेगेमनी में 4 टास्क को अकम्प्लिश किया जाता है। इसमें कॉन्कर बोला है, डिटर बोला है, पनिश बोला है और पुलिस बोला है। उसके बाद हार्ड हेगेमनी के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप जो है जापान पे एटम बॉम्ब का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप जो है फर्स्ट गल्फ वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद जो 9/11 के बाद जो ऑपरेशन हुआ था, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर जो हुई थी, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ग्वांटानामो बे का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल टू पुट इन दी हार्ड हेगेमनी। इफ इट कम्स इन 6 मार्कर क्वेश्चन, डेफिनेटली 6 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल सिर्फ उस गिवन पैराग्राफ में है सिर्फ वही आप मेंशन करेंगे। आप आसपास जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं और वो आपके आंसर से अगर रिलेट हो रहा है तो वो भी आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप 6 मार्कर आंसर्स लिखेंगे, इस चीज़ की हैबिट बनाइए कि आप पॉइंट्स में एग्जाम्पल दें। जितना आप पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करके जितना आप पॉइंट्स को लिखना अडॉप्ट करेंगे, पॉइंट में आंसर लिखना अडॉप्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट ईयर्स, इम्पॉर्टेंट नेम आप अंडरलाइन करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे से टिप्स हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हेगेमनी हम बात कर रहे हैं, हेगेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे सिस्टम अमेरिका ने बनाए हैं जो हम लोग बिल्कुल ऐसे फॉलो करते हैं जैसे दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इस तरह से फॉलो करते हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अमेरिका के इसके अंदर दिए हैं। सबसे पहले तो इससे बताया गया कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक गुड, जैसे हम यूएन की बात करें, यूएन के अंदर ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट अपनाया गया। ठीक है, वो भी जो है जिसके अंदर अमेरिका जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद जो है पब्लिक गुड की बात की गई, ह्यूमन राइट्स की बात की गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड है। तो खैर बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे गवर्नेंस या बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स अमेरिका ने ऐसे बना दिए हैं जो हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जैसे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो। ठीक है, या हमने ही उसको इवॉल्व किया हो। ठीक है, बट एक्चुअली वो बोरोड है, एक्चुअली वो फॉरेन, they are the imported one, they are not a part of our governance, but still इसमें कुछ examples दिए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे अमेरिका में, अगर अमेरिका की बात करें, जैसे अमेरिका का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसके अंदर जो है लेबर लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो
जो कंट्रीज़ हैं वो एग्जाम्पल देती हैं, आइडल रखती हैं अमेरिका के लेबर लॉज को और उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। क्लीनलीनेस हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है यूएस जैसी जो है कंट्रीज़ में, तो वो जो है कंट्रीज़ एज अ आइडल उनको फॉलो करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सी लेन्स कम्युनिकेशन। सी लेन्स कम्युनिकेशन जो है वो जो है अमेरिका के बारे में बताई गई है कि जो सी लेन्स कम्युनिकेशन है बेटा, वो एक ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे सी रूट्स बनाए गए हैं जिससे फ्री ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और ये जो कंसेप्ट है ये यूएस द्वारा जो है इनिशिएट किया गया था। तो बेसिकली जो है ऐसा बोला जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी और ब्रिटिश की जो नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, तो यूएस ने जो है अपनी जो मल्टी फेसेट टेक्नोलॉजीज़ है उसका इस्तेमाल करके नेवी या जो है सी लेन्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, कनेक्ट किया, जो बाकी कंट्रीज़ जो है फॉलो करती हैं। उसके बाद जो है डॉलर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऐसा बना दे जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर में किया जाता है, तो ये भी एक तरह से जो है स्ट्रक्चरल हेगेमनी है यूएस की। उसके बाद जो है बहुत ही जो हम भी अपने जो है इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है इंटरनेट की बात की जा रही है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड इज़ इंटरनेट। ऐसे जो है प्रोग्राम्स या ऐसे कम्युनिकेशन के सोर्सेज निकाले हैं अमेरिका ने, जो इवन जो सबसे डाउन कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो भी उसको जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, या उसका भी वो जो है एक अनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। इंटरनेट में कह सकती हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज के टाइम पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो है we should not forget internet, and there is the direct outcome of the US, and उसके बाद जो है the internet relies on global network of satellite, most of which are owned by the US government. So you can see that US इतनी जल्दी इतनी आगे निकल गई है कि compete करना बहुत मुश्किल है। अगर हम जो है 10 हैं तो वो 100 हैं। तो मोबाइल फ़ोन की बात करें तो जब हम लोग SMS या पेजर से हम लोग इस्तेमाल करते तब ऑलरेडी वहाँ पे मोबाइल फ़ोन और बहुत सारे जो है 2G 3G जो है पहले से ही वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। तो दैट शोज़ द डिफरेंस गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन US एंड द अदर कंट्री। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट है जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया था, वो था आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था उसके अंदर जो 2 इम्पॉर्टेंट जो है, ये मॉनेटरी टर्म्स में था, और मॉनेटरीली या इकोनॉमिकली वर्ल्ड को स्टेबल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 जो है और ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश हुई थी। एक तो आप कह सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, IBRD मेरे ख्याल से बैंक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो है ये वर्ल्ड बैंक का जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली मॉनेटरी वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो कंसेप्ट है वो अमेरिकन हेगेमनी का जो है बहुत जो है इम्प्रेसिव जो है एग्जाम्पल है। बहुत टाइम तक अमेरिका ने जो है UN के ये जो ऑर्गन्स है उनसे पैसा लिया था अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो ये अपने आप में और UN के अंदर जो बेसिकली मेन कंट्रीब्यूटर है पैसे का वो अमेरिका है, टॉप पोजीशन पर अमेरिका है। तो ये अपने आप में ही प्रूव है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि इसलिए अमेरिका जो है सुपर पावर है, इसलिए यूनिपोलर है, इसलिए जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। नहीं, ये सेल्फ एविडेंट है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल लिखिए और ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मैं आई थिंक जो ज़ाबू जो है वो उसके वो जो अपने जो है आई थिंक वो अफ्रीका से बिलोंग करता है, वो कोई वहाँ की आर्ट फॉलो करना चाहता है, पर उसके पापा चाहते हैं कि वो MBA करे। MBA इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका, इट्स USA। इसमें लिखा गया है बेटा कि हेयर यू कैन सी दैट द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसा कोर्स है जो USA ने ही इवॉल्व किया था। उसके बाद इसमें बोला गया है कि द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड
वाटन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ये भी अमेरिका ही प्रोडक्ट है। उसके बाद वो स्टैब्लिश इन 1881। 1885 में तो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी और हमने आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी। ये पहले से ही दे आर सो एडवांस कि उन्होंने अपना एक जो है अपना बिजनेस स्कूल खोल लिया था। उसके बाद द फर्स्ट MBA कोर्सेज वर इनिशिएटेड अराउंड 1900 एंड the first MBA course outside the US was established in 1950। और अब ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे MBA डिग्री को रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन नहीं मिली हो। MBA is the most reputed or most opted course in today's scenario, especially in countries like India। ठीक है, तो here you can see the structural hegemony of US, self evident है। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि येस 1991 के बाद काफ़ी इकोनॉमीज़ एमर्ज हुई हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो चाइना का है, पर फिर भी अभी भी चाइना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ कि वो अमेरिका को ओवरकम कर सके। अमेरिका ने उन चीज़ों को बहुत सारे डिकेड्स पहले ही जो है अडॉप्ट या इस्टेब्लिश कर दिया था या उसको पब्लिकलाइज कर दिया था, जो अभी भी बहुत सी कंट्री सोच भी नहीं पाई हैं या उसको डेवलप भी नहीं कर पाई हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है कि now then we're going to discuss the third hegemony, that is a hegemony as a soft power, यानी कि आप कह सकते हो कल्चरल हेगेमनी, जो हम इतनी ओपनली बात कर पाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम इतना ज़्यादा जो है कर पाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ US। ठीक है, तो एक ऐसा कल्चर अमेरिका ने हमें दिया है जो अब शायद हमारे ब्लड में है। ठीक है, काउंटर क्वेश्चनिंग, डिबेट भारत का कल्चर नहीं है, इट्स नॉट अ कल्चर ऑफ इंडिया, बट अमेरिका ने कुछ ऐसा जो है वर्ल्ड कल्चर बना दिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सबसे प्राइमरी जो है राइट माना जाता है लोगों का और आज के यंगस्टर्स का। पीपल बिलीव दैट कि अगर आपके पास राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो यू हैव नथिंग। ओके, तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन और जो है हम डिबेट की बात करते हैं, अपने व्यूज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ US। उसके बाद से बोला गया है कि अमेरिका जो है का जो कल्चर है वो जो है सॉफ्ट पावर है और सबसे जो है मोस्ट पावरफुल और सिडक्टिव, यानी कि लोग उसको अडॉप्ट करने के लिए जो है पागल हैं। मतलब US को एवरीवन फॉलो US, हर कोई US जाना चाहता है, US में पढ़ना चाहता है, US के जॉब्स लेना चाहता है। तो ये अपने आप में ही जो है एक हेगेमनी है, मतलब हमारा बिहेवियर जो है, हमारा रहने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा US से इन्फ्लुएंस है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर और इसको बहुत कूल कल्चर माना जाता है। ब्लू जीन्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंड्रे जो ब्लू जीन्स पहन के अपने आप को बहुत कूल समझता है, तो एंड्रे जो है वो भी जो है बेसिकली ये मानता है कि जो अमेरिका का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत कूल है और अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मैं भी उनकी तरह डेमोक्रेटिक, फ्री और जो है सुपर कूल जो है मैं कहलाऊँगा। तो बेसिकली और बेसिकली जो US की मूवीज़ हैं, जो सुपरमैन्स की जो मूवीज़ हैं, वो भी जो है जो हमारी यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वी कैन से दैट कि सॉफ्ट हेगेमनी बहुत ज़्यादा विजिबल है। मतलब अगर हम बात करें जो है ह्यूमन राइट्स की बात करें, ब्लू जीन्स की बात करें और मैकडॉनल्ड की बात करें और बहुत सारे ऐसे हमारे लिविंग कल्चर्स हो गए हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, बोलने का तरीका हो गया, लिखने का तरीका हो गया, डिबेट करने का तरीका हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इन हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हमारा पार्ट बन गया है कि हमें लगता ही नहीं कि ये फॉरेन प्रोडक्ट है, ये हमें अपनी कंट्री का ही कल्चर लगता है। बट दिस इज़ समथिंग सॉफ्ट हेगेमनी ऑफ US जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको चीज़ें जो है काफ़ी हद तक समझ में आई गई होंगी। और जैसे जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रक्चरल हेगेमनी में हम कैपिटलिज्म की बात कर सकते हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर
हेगमनी है जो आज के टाइम पे हर कोई किसी ने फॉलो किया। रशिया ने फॉलो करने की कोशिश करी, चाइना ने अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया, और जितने भी जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वो उनको भी यही लगता है कि कैपिटलिज्म द बेस्ट वे टू हैव अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अपने आप में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रूव करता है यूएस की हेगेमनी को। ओके, एंड आई बिलीव आपको जो है ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट हेगेमनी या एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड हेगेमनी या स्ट्रक्चरल हेगेमनी, ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। या एक्सप्लेन द हेगेमनी ऑफ अमेरिका विद द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द हेगेमनी ऑफ अमेरिका विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल, वो भी जो है आप इस तीनों जो है टाइप से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें समझना है वो है कंस्ट्रेंट ऑन अमेरिकन पावर। बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर तो है लेकिन डोमिनेंट रोल नहीं प्ले कर पाती। कई बार अमेरिका चाहे तो सुपर पावर तो है, पर चाहे तो अपनी मनमानी कर सकती है, चाहे तो अपने हिसाब से वर्ल्ड को प्ले कर सकती है, वर्ल्ड को मैनिपुलेट करती भी है, पर उस हद तक नहीं कर पाती जिस हद तक हम उसको सो कॉल्ड जो है टॉप मोस्ट पावर वर्ल्ड की मानते हैं, ठीक है। उसका जो है कई कारण है जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके अंदर 3 बेसिकली कंस्ट्रेंट जो है इसमें बताया गया। फर्स्ट कंस्ट्रेंट इसमें बताया गया, द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। इंडिया की तरह अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है जिसमें पावर डिवाइडेड है, और पावर जो डिवाइडेड है बेसिकली वो 3 ब्रांचेस में पावर्स डिवाइडेड हैं, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे कि भारत में। और वहाँ पे भी पावर्स जो है इक्वली डिवाइडेड है, और कभी भी एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है वहाँ का वो कभी भी इतना ज़्यादा अनरेस्ट्रेन नहीं हो पाता कि कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से करे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी होता है अदर ऑर्गन्स का। जुडिशरी सुपरविज़न करती है, पुलिस करती है, और जो लेजिस्लेचर है वो भी देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो इसे बताया गया कि जो उनका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका को थोड़ा संभाल के, थोड़ा बैलेंस करके रखने में, क्योंकि अगर कोई भी बोलने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एक ह्यूमन नेचर है कि ज़रा सी पावर हाथ में आती है और वो अपने आप को जो है टॉप सुपीरियर सोचने लगते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि अमेरिका का जो डोमेस्टिक नेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका को जो है अमेरिका में रेस्ट्रेन जो है अमेरिका की पावर को रेस्ट्रेन बनाने के लिए, जैसे बोला गया है, द सेकेंड कंस्ट्रेंट ऑन अमेरिकन पावर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर, स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ऐसा बोला जाता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को जो है उनके गवर्नमेंट को गिराया था, या उनको जो है बाद में जो है मारने में, जो है मरवाने में जो उनका जो रूल था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूएन को क्रिटिसाइज़ कर सके। तो लेकिन जिसने क्रिटिसाइज़ किया था वो यूएस की खुद की लोग थे, ठीक है। तो यूएस का जो लोगों का ओपन नेचर है, हर चीज़ को वो जो है ओपनली जो है एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये जो है गवर्नमेंट ने सही करी। ये भी एक फैक्टर है जो अमेरिका की पावर पे रेस्ट्रेंट, अमेरिकन लीडर्स की या यूएस की लीडर्स की पावर पे रेस्ट्रेन बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद जो अनदर जो है थर्ड इसके अंदर रेस्ट्रेन बताया गया है वो नाटो का रेस्ट्रेन बताया गया है। नाटो सुनते ही आपको कोल्ड वॉर दोबारा से याद आ गई होगी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनी थी, ये एक मिलिट्री अलायंस थी, और ये बेसिकली वार्सो या यूएसएसआर को से बचने के लिए, या उनसे अगर कोई अटैक होता है तो काउंटर जवाब देने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। जितनी भी मिलिट्री अलायंसेस बने थे, वार्सो, सेंटो, सियाटो, वो सारे कोल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो गए, पर नाटो जो है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और अमेरिका भी उसका एज अ मेंबर है। पर कहते हैं कि नाटो में अमेरिका
नेटो में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो अमेरिका को बाकी कंट्रीज़ की भी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो भी उसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो नेटो में जो रोल है अमेरिका का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के पावर को रेस्ट्रेंट करने में। ठीक है, तो बेसिकली 3 रेस्ट्रेंट इसमें बताई गई है। सबसे पहले जो है इसके अंदर रेस्ट्रेंट बताया गया है कि उसका जो है गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट है, दूसरा जो लिबरल ओपन नेचर है वहाँ की सोसाइटी का, तीसरा जो इसमें बताया गया है वो नाटो में जो रोल है अमेरिका का। नाटो में जो अब कंडीशन बन गई है अमेरिका की कि वो सबकी बात सुने बिना जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर को रेस्ट्रेन किया जाता है। तो ये भी एक जो है क्वेश्चन हमने जो है पूरा कर लिया। एंड आई बिलीव आपको जो है सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हमने जो है हेगमनी का मतलब सीखा, हमने हेगमनी कितने टाइप्स की होती है वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि हेगमनी जो है वो जो यूएस की हेगमनी है उसको किस तरीके से रेस्ट्रेंड या डिटर या रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूएस। देखो, पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप इस पे काउंटर डिबेट, डिस्कशन और रीडिंग करके कंसेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी है, पॉलिटिक्स है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं। कई बार अप जाएगा कोई तो डाउन आएगा, डाउन आएगा तो बहुत मिलिट्री कारण होंगे, सोशल कारण होंगे और पॉलिटिकल कारण होंगे। कहीं भी डाउनफॉल आ रहा है तो सोशल लैप्स, पॉलिटिकल लैप्स और इकोनॉमिक लैप्स होगा। कहीं पर भी अगर अप जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसकी बहुत ज़्यादा प्लान्ड होगा, वेल प्लान्ड होगा, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स होंगे तो उसमें कंस्ट्रेंट में आप लिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट हो सकती, पॉलिटिकल, उसमें भी पॉलिटिकल जो है रीज़न हो सकता है कि पावर्स आर डिवाइडेड है। सोशल में सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओपन है। ठीक है, तो जो भी रीज़न है वो बहुत कनेक्टेड है और मेरे ख्याल से ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत आसान। अगर थोड़ी भी आपके अंदर पॉलिटिकल सेंस है, थोड़ी भी आप लॉजिक लगा सकते हैं तो आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है इसका, जो हर चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इंडिया पे उस पे क्या असर पड़ा या इंडिया का उसके साथ क्या रिलेशन था या इंडिया के उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए अपनी पॉलिटिक्स में, वो हम हर चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। और ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इंडिया रिलेशनशिप विद यूएस। अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन की बात की जाए तो वो काफ़ी अप एंड डाउन रहे हैं, कभी भी स्टेबल नहीं रहे इंडिया और यूएस के रिलेशन। ठीक है, जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम की बात करें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था और ऐसा बोला जाता है जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती थी तो जो है अमेरिका जो है वो चाइना को के थ्रू पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करता था। तो एज अ रिज़ल्ट इंडिया ने अपनी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी बनाई जो है यूएसएसआर के साथ। तो कहते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे से ही जो यूएस और इंडिया के रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमने अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा अमेरिका की तरफ इंक्लाइन करा और हमें लगा कि अब जो है इनके साथ भी जो है अच्छे रिलेशन बनाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर जो है यहाँ इनसे जो है दुश्मनी ले ली तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें बोला गया है कि उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज वो आया जो इसमें बोला गया है कि इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, यानी कि लोग जो है माइग्रेट होने लगे, इंडिया से अमेरिका आने लगे, अमेरिका से इंडिया जाने लगे और कई तरीके से जो है रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात होने लगी। जैसे कि 1990 के बाद हमने जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट किया जिसके अंदर काफ़ी यूएस कंपनीज़ ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हमें मिली, हमें एजुकेशनल जो है असिस्टेंस मिली। तो हमने कई तरीके से जो है इंडिया ने और अमेरिका ने रिलेशंस को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करी। पर लास्ट में इसमें बताया गया कि
जिस तरह से यूएसएसआर या रशिया इंडिया को मदद करता था मिलिट्री वाइज या बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में, उसी तरह जो है इंडिया और अमेरिका के भी बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं, जिसके हम फैक्टर्स इसमें पढ़ रहे हैं कि यूएस एब्जॉर्ब अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर सेक्टर। सो जो यूएस अबाउट 60% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सेक्टर से जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो 65% यूएस से होती है। इट्स सिग्निफिकेंट। देन उसके बाद से बताया गया 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी इंडियन ऑरिजिन। जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं या जो एयर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या फोर्सेस हैं या उसमें जो है टेक्निक्स लग रही हैं, उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है टेक्निकल स्टाफ है वो 35% जो है इंडिया का है। इट्स अ सिग्निफिकेंट। और उसमें बोला गया है कि 300,000 इंडियन वर्कर्स लिव इन सिलिकॉन वैली। नासा में भी हम कितनी बार सुनते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर फ्रॉम इंडिया। और इसमें बताया गया कि 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। सो वी सी दैट कि हालांकि इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने आपको पिछली बार भी मेंशन किया था, हर बार मेंशन करती हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही सिग्निफिकेंट और विजिबल रही है और बहुत जल्दी हमने सभी कंट्रीज़ के साथ, सुपर पावर्स के साथ स्टेबल और इफेक्टिव रिलेशंस बनाए। और ये एग्जाम्पल जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये इसका एविडेंट प्रूफ है। ठीक है। उसके बाद से बताया गया बेटा देन जब हम जो है रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसके बाद जो है जब इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बढ़ रहे थे तो 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया गया। जब भी कोई भी इंसान आगे बढ़ता है, कोई बोल्ड स्टेप लेता है, तो उसको पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या कई तरीके के ऑप्शंस जो है वो जो है बोले जाते हैं या एडवाइस किए जाते हैं। तो कुछ जो इंडियन एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि भाई यूएसएसआर को छोड़ के जो इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ इंक्लाइन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डरावना हो सकता है। आर fearful of the growing closeness between India and US। इंडिया के एनालिस्ट मानते थे कि अमेरिका तो बहुत ही ज़्यादा जो एग्रेसिव कंट्री है, बात बात पे अटैक कर देती है, तो कोई ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाएं और बाद में हम ही पे ही भारी पड़ जाए, तो बहुत अच्छा होगा कि हम अमेरिका से दूर रहें। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तो ये कहा कि भाई बहुत एविडेंट एग्जाम्पल है कि अगर जो अमेरिका की नहीं सुनता वो अमेरिका उस पर अटैक कर देता है, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक अमेरिका और यूएसए। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये मानते थे कि जो अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस हैं वो हमारे लिए जो है टू एस्टैब्लिश द बेस्ट पॉसिबल options for itself। म्यूचुअल कन्वर्जन टू एस्टैब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ। तो कुछ लोग तो ये मानते थे कि जो भी अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो है बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिका और एग्जांपल्स हमने एविडेंट एग्जांपल देखा, हमें हमारी सॉफ्टवेयर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें या हम नासा की बात करें या हम हाईटेक कंपनीज़ की बात करें, उसमें जो है हमारे इंडियंस आर वेरी विजिबल। और उसके बाद जो है थर्ड एनालिस्ट ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करिए, आप ना तो अलग रहिए और ना ही जो है आप उसके साथ रहिए, आप जो है एक अलग कोलिशन बनाइए और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक अलग से कोलिशन बनाइए और अमेरिका को compete करने की कोशिश करिए और उसको वीक करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये भी कुछ लोगों का मानना था। वो मानते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और अगर इंडिया चाहे तो बड़ी आसानी से जो है कोलिशन बना के और अमेरिका को जो है टक्कर दे सकता है, चैलेंज दे सकता है। ये भी जो है बहुत इफेक्टिव एनालिस्ट था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं आर परहैप्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज्ड बाय सिंगल स्ट्रैटेजी। इंडिया नीड्स टू बी डेवलप एन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी
मिक्स्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज टू डील विद द यूएस। ठीक है, मतलब सिर्फ जो है स्टे अवे होकर, सिर्फ जो है एक पॉजिटिव इमेज बनाकर आप जो है, या सिर्फ एक कोलिशन बनाकर आप जो है वो जो है आप अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकते। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा अमेरिका से टक्कर लेने के लिए। ठीक है, सो ये जो है अमेरिका का जो है नेक्स्ट, तो इंडिया को जो है मिक्स्ड फॉरेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कभी जो है साथ रहना होगा, कभी जब अगर कुछ उनके फेवर में नहीं जा रहा तो एग्रेसिव भी हो सकता है, अलायंस तोड़ भी सकता है, और कभी ऐसा लगे तो अपनी डोमिनेशन भी शो कर सकता है कि आई एम नॉट अ फीबल वन, जो कोई भी मुझ पे अटैक कर सके। तो हमें बहुत ही डिप्लोमेटिक जो है तरीके से इंडिया को, यूएस को हैंडल करना है, तभी जो है इंडिया की सर्वाइवल जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रह सकती है। ना तो ज़्यादा दोस्ती और ना ही ज़्यादा दुश्मनी जो है, ये एक स्ट्रैटेजी है इंडिया की जो हमेशा इंडिया को मदद करती है, और यही मेरे ख्याल से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबने जो है इसी तरीके से जो है पॉलिटिक्स पावर प्ले किया है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। okay, so we are ending this chapter or this point also. Now जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम। हेगेमनी को किस तरीके से जो है रोका जा सकता है या उसको जो है ओवरकम किया जा सकता है, ये हम जो है इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चाइना, रशिया और इन पाकिस्तान को साथ हो जाना चाहिए और एक कोलिशन बना लेना चाहिए, और तभी बड़ी आसानी से आप जो है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को, सो कॉल्ड सुपर पावर्स को जो है टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी जो है प्रपोज करता है और बोलता है कि ऐसा करिए, एग्रेसिव हो जाइए, लड़ाई कर लीजिए, कोलिशन बना लीजिए, अलग हो जाइए या फ़ायदा उठाइए। अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं प्रपोज की जाती हैं जो है चैलेंज उसकी हेगेमनी को ओवरकम यानी कि उससे बचने के लिए या उसको कॉन्कर करने के लिए। सबसे पहले तो इसमें जो बताया गया है कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ओवरकम करने के लिए, सबसे पहले इसमें बताया गया बैंड वैगन स्ट्रैटेजीज। बैंड वैगन स्ट्रैटेजी कहता है कि आप जो है साथ रहिए। ठीक है, आप जो है जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी फ़ायदा आपको अमेरिका से मिल रहा है वो आप लेते रहिए और उस फ़ायदे के आड़ में अपने आप को डेवलप करते रहिए। ठीक है, ये इसमें बोला गया है कि इट मे बी एडवाइजेबल टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट बाय द ऑपरेटिंग विद इन द हेगेमनिक सिस्टम। ठीक है, लड़ाई, भाई ये सिस्टम कहता है कि लड़ाई तो मोल ले नहीं सकते आप, तो ऐसा करिए, साथ रहिए और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को भी आगे लाने की कोशिश करिए। ठीक है, एक तो ये जो है स्ट्रैटेजीज जो है प्रपोज की गई है टू ओवरकम दी हेगेमनी ऑफ यूएस। ठीक है, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी के बारे में बोला गया है कि टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग हेगेमोनिक सिस्टम। ठीक है, कि ये बात बोली गई है। उसके बाद अनदर स्ट्रैटेजी ये कहता है कि भाई आप जो है ऐसा करिए, हाइड हो जाइए। ठीक है, आप जो है डेवलप होइए पर ज़्यादा विजिबल मत होइए, ज़्यादा अपनी डेवलपमेंट शो मत करिए। हो सकता है आप नज़रों में आ जाए और आप पे जो है फिर अटैक होना शुरू हो जाए। ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल जो है ऐसा बोला जाता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसा कर भी रही हैं, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया या इंडिया हो गया। बोला जाता है कि ये लोग सेफ जोन में जो है ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और ज़्यादातर ये अमेरिका से दूर रहते हैं। पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है हाइड होने का, क्योंकि हाइड तो वो हुए जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, न्यूली डेवलपिंग है। पर चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ये कब तक हाइड रह सकती हैं? ये हाइड रह ही नहीं सकती, कभी ना कभी ये विजिबल हो ही जाएंगी लॉन्ग रन में। तो हाइड होना तो नॉट एट ऑल अ राइट ऑप्शन टू ओवरकम हेगेमनी, जो मैं ये मानती हूँ। ठीक है, और लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पर ये बोला जाता है कि चलिए ठीक है, अगर हाइट से विजिबल भी होते हैं तो भी जो है इतना खास जो है चैलेंज जो है यूएस को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और चैलेंज है, एक और सोच है ओवरकम करने के लिए हेगेमनी को। ये बोला जाता है कि जो नॉन इकोनॉमिक
ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्टेट जो रिकॉग्नाइज स्टेट है उनको छोड़ के जो नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे एनजीओज, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स और जो पब्लिक ओपिनियंस है, ये जो है अमेरिका को हेगेमनी को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, अमेरिका बेसिकली कोई भी सुपर पावर तब होती है जब उसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे तो अमेरिका ने वियतनाम को भी जो है ओवरकम करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, तो आप पावरफुल तभी हैं जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। जब आपको लोग फॉलो करना छोड़ देंगे, आप चाहे जितने ही पावरफुल है, आप मार लीजिए जितने लोगों को मारना है, जब लोगों के मन से डर निकल जाता है तो फिर उसके बाद आप जो कुछ भी कर लीजिए उसका असर नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से जो है बोला जाता है कि अगर सोशल मूवमेंट्स, पब्लिक ओपिनियन या एनजीओ जो है अमेरिका की हेगेमनी के खिलाफ अगर खड़े हो जाते हैं तो शायद अमेरिका की हेगेमनी को जो है ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, तो जो है यही सब जो है हम इस चैप्टर में बेसिकली जो है डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बोला गया है कि खैर हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, हमने अटैक की बात करी, एग्रेशन की बात करी, लेकिन ये बात भी है कि कोई कितना भी सुपर पावर हो, कोई कितना भी ज़्यादा वीक हो, ना तो कोई अकेले सरवाइव कर सकता है, ना ही कोई अकेले अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे जो है आगे चला सकता है। ठीक है, उसको कोलिशन की, उसको पब्लिक सपोर्ट की, उसको जो है रिकॉग्निशन की। पावरफुल तभी है जब आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। कोई रिकॉग्निशन नहीं है, आपकी पावर का कोई एविडेंस नहीं है, आप पावरफुल नहीं है। तो कोई भी चीज़, कोई भी पावर तभी तक स्टेबल है जब तक वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। अगर आप वर्ल्ड से अलग हो रहे हैं, अपनी पावर को अलग कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि अलग रह के या लोगों पे अटैक करके मैं अपनी सुपरियॉरिटी मेंटेन कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। अमेरिका की हेगेमनी तभी मेंटेन्ड है क्योंकि वो ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। जब तक वो ग्लोबली कनेक्टेड रहेगी, ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेगी, पावर चलती रहेगी। जिस दिन वो ग्लोबली डिसकनेक्ट हो जाएगी, ग्लोबली एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाएगी, वहीं से ही जो है उसका हेगेमनी जो है गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि हेगेमनी क्या होती है। हर तरीके से हमने इसको देखने की कोशिश करी, कैसे कैसे इस हेगेमनी को रिड्यूस किया जा सकता है, या हमने डिस्कस किया कि किस वजह से ये हेगेमनी मेंटेन्ड है। ये हमने हर सिनेरियो से डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया। एंड आई बिलीव बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, तो डू राइट ऑन स्टडी खजाना एंड आई विल गोइंग टू सी योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।